पॉलिटी की करंट अफेयर्स की सीरीज और उसका लेक्चर नंबर 10। ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है पूरी सीरीज का, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन, एनजीओस का जो लाइसेंस होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ये दो मेजर कानून है जिनके ऊपर आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा रहेगा ये लेक्चर, तो उसके लिए पहले ही माफी चाहूंगा, लेकिन काफी सारा कंटेंट प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर होने वाला है। यदि आप 2023, 24 या 25 के एस्पिरेंट हैं तो आप इस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। बहुत डिटेल में दोनों कानूनों को आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस पे, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे। ये जो पूरा का पूरा मसला होता है कि आप एक सांसद को या एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उनके सदन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स हैं जो इस पर्टिकुलर मैटर से डील करते हैं। आर्टिकल 102 डील करता है लोकसभा और राज्यसभा के एमपीस के डिस्क्वालिफिकेशन से, और आर्टिकल 191 डील करता है जो विधानसभा और विधान परिषद के एमएलएस और एमएलसीज होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से। इन दोनों आर्टिकल्स में हमारे को सेम ग्राउंड्स दिए हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक ही साथ लिख दिया है कि यदि हमारे को एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, सदन से बर्खास्त करना है, तो उसके लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। संविधान के अंदर सबसे पहला ग्राउंड मेंशन्ड है कि यदि कोई व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, अब वो भारत के सिटीजन नहीं रहे, तो वो एमपी, एमएलए, एमएलसी भी नहीं रहेंगे। दूसरा, यदि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो भी उस केस में वो एमपी, एमएलए, एमएलसी नहीं रहेंगे। तीसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब कि दुनिया जहान का पैसा देना है, पैसा बचा नहीं है, दिवालिया निकल चुका है। ऐसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन का आपने न्यूज में केस देखा होगा, उन्हें कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। या फिर किसी अदालत ने बोला कि इन व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और ये अभी लॉ मेकर के रूप में जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में। तो यदि कोई अदालत ऐसा बोल दे तो उस केस में अनसाउंड माइंड के ग्राउंड्स पे भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा दल बदली के मामले जो होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है 10th शेड्यूल के अंदर, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये जो मैंने आपको 5 ग्राउंड्स बताए हैं, सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड और एंटी डिफेक्शन, ये 5 ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए यह बोला कि यदि इन पांचों के अलावा कोई और ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आप चाहते हो तो उसमें संसद भवन सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके इन 5 के अलावा और भी ग्राउंड्स मेंशन कर सकता है एमपी, एमएलए और एमएलसी के डिस्क्वालिफिकेशन के। मतलब कि क्वेश्चन आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे कि वो क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन से प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। तो वो सिर्फ 5 प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। इसके अलावा भी डिस्क्वालिफिकेशन के और ग्राउंड होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून के अंदर मेंशन्ड है। अभी मैं आपको कई सारे ग्राउंड्स दिखाऊंगा, जैसे कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाना, आतंकवाद को प्रमोट करना। इस तरीके के जो ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट के कानून के अंदर मेंशन्ड है। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ध्यान से पढ़ोगे कि वो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि बर्खास्त करने के ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो संविधान के अंदर मेंशन्ड है उनकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कराएंगे वहां पे। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलसीज, एमएलएस और एमपीस के लिए कानून पास कर सकता है। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 दोनों ये बोलते हैं कि यदि हमारे को एमपीस को डिस्क्वालीफाई करना है या फिर एमएलएस और एमएलसीज को डिस्क्वालीफाई करना है, उस केस में पार्लियामेंट जो है वो कानून पास कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, एमएलएस और एमएलसीज है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। मतलब कि यह एक हमारे संविधान का क्वाजी फेडरल फीचर है जहां पे हमारे को स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास यहां पे कोई पावर नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का कानून बनाने की। मतलब कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र यदि अपने एमएलए, एमएलसीज और जो भी वहां पे लेजिस्लेटर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 191 उन्हें इजाजत नहीं देता। यह परमिशन पावर सिर्फ और सिर्फ संसद भवन को दी गई है। मतलब कि संसद भवन सिर्फ इकलौती ऐसी अथॉरिटी है पूरे देश में जो एमपीज, एमएलएस और एमएलसीज के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कानून पास करेगा। कोई भी विधानसभा, विधान परिषद इस कॉन्टेक्स्ट में कानून पास नहीं कर सकते। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास करा और इसके अंदर इन 5 के अलावा और क्या ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर बात करी। मैंने क्या बताया, ये 5 ग्राउंड्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है।
इनके अलावा और क्या ग्राउंड्स हैं वो संसद भवन के कानून में मेंशन्ड है। तो ऐसे में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसमें हमारे को और ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है हेट्रेड एंड वायलेंस, मतलब कि आप अगर दो गुटों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी प्रमोट करते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कहां पैदा हुए हो उसके आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, इन सब ग्राउंड्स में अगर आप दो गुटों को लड़वाने की कोशिश करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कि कोई चुनावी रैली चल रही है और मैं एक नेता हूं, मैं एक एमपी एमएलए हूं। मैंने वहां चुनावी रैली में अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए खूब भड़काऊ बयान दिया कि उस धर्म के लोग खराब होते हैं, उस कास्ट के लोग खराब होते हैं, उस एरिया में रहने वाले लोग खराब होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, मैं तो हेटरेट फैला रहा हूं। ऐसे में मेरे को मेरे हाउस से मैं जहां का भी मेंबर हूं, विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद का, मेरे को वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि मैं अनटचेबिलिटी प्रमोट करता हूं तो भी मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप देखिए, ये जो ग्राउंड्स हैं प्रीलिम्स में आपको लिखे हुए मिलेंगे कि बताइए इसमें से कौन कौन से ग्राउंड्स जो हैं एमपी एमएलए को बर्खास्त करने के, डिस्क्वालीफाई करने के ग्राउंड्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाले जो ग्राउंड्स हैं संविधान में मेंशन नहीं है। दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर मेंशन्ड है। अनटचेबिलिटी दूसरा ग्राउंड है। तीसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड थ्रेट, कि मैंने बोला तू जानता है मैं कौन हूं, मैं विधायक हूं यहाँ का, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर, जिस पार्टी को मैं बोल रहा हूं उस पार्टी को वोट कर, रात तक मेरे पास 2 करोड़ रुपए पहुंच जाने चाहिए, बोरा भर भर के पैसा। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड थ्रेट, ये जो पूरा बाहुबली पना होता है और ये सारी जो डराने धमकाने की राजनीति होती है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर पकड़े गए तो सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्रूरता या फिर अपराध अगर आपने करा है तो आपको एमएलए एमएलसी या एमपी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि डाउरी, सती को प्रमोट करना, बलात्कार को प्रमोट करना, या महिलाओं के खिलाफ क्रूरता, क्रुएलिटी को प्रमोट करना। यदि इसमें से कोई भी क्राइम एक एमएलए एमपी या एमएलसी ने करा है तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अपने हाउस से। इसके अलावा तीसरा ग्राउंड है, तो हमने एक देख लिया हेट्रेड एंड वायलेंस, दूसरा देख लिया महिलाओं के खिलाफ जो है क्राइम और उत्पीड़न, तीसरा है स्मगलिंग एंड टेररिज्म। यदि कोई ऐसा प्रोहिबिटेड गुड है कि आप किसी चीज की तस्करी कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, कोई प्रोहिबिटेड गुड की, आरडीएक्स की, अलग अलग आइटम्स की आप जो है स्मगलिंग कर रहे हो, गलत है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ये कानून का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 1 साल में बॉलीवुड को लेके काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, आपको पता है। तो ऐसे में ये जो कानून है, यदि इसके अंदर कोई नेता पकड़े जाते हैं कि ये ड्रग्स की स्मगलिंग करवाते थे, इनका राइट हैंड जो ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह करवाता था, ऐसे में अगर नेता पकड़े जाते हैं तो उनको हाउस से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यदि कोई एमएलए एमपी एमएलसी हैं वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या फिर किसी अनलॉफुल एसोसिएशन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का, या फिर किसी नक्सली नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो हिस्सा है तो भी उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा हाउस से। ऐसे एंटी नेशनल लोगों की हमारी असेंबली, विधानसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा में कोई जगह नहीं है। अगला ग्राउंड है इलेक्शन रिलेटेड क्राइम। आपको पता है कि ज्यादा वोट हासिल करने के चक्कर में कई बार नेता जो होते हैं भटक जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार से क्राइम करने लगते हैं, जैसे कि बैलेट पेपर को पोलिंग बूथ से हटा देना कि कोई वोट नहीं डालेगा। अगर मेरे को लग रहा है कि सपोज करो मैं एक बाहुबली नेता हूं, मैं इस एरिया का गुंडा हूं, तो अभी मेरे को दिख रहा है कि सामने वाला कैंडिडेट जीतने वाला है, तो मैंने क्या करा, बैलेट पेपर अपने गुंडों से उठवा लिया और फाड़ दिए सारे के सारे। इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर। तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्शन कमीशन मेरे को वहां से बर्खास्त कर देगी कि नहीं, ये आदमी जो है हाउस का मेंबर बनने के लिए लायक नहीं है, इसको निकालो यहाँ से। बूथ कैप्चरिंग हो गई, मेरे गुंडों ने वहां पे डराना धमकाना शुरू कर दिया कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए, हम देख रहे हैं दूसरे, हमें पता तुम्हारा घर कहां पे है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह। या फिर किसी दूसरे, जो मेरा सामने वाला उम्मीदवार था, जो मेरा कॉम्पिटिटर था, उसने अपना नाम दाखिल करा, उसने अपना फॉर्म वगैरह भरा, मेरे को दिख रहा है कि वो कागज कहां पे रखे हैं, मैंने अपने गुंडे भेज के वो डिस्ट्रॉय करवा दिया कि जिससे कि वो चुनाव ही ना लड़ पाए, मतलब कि नॉमिनेशन पेपर को डिस्ट्रॉय करवाना। या फिर हमारा जो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रक्रिया, उसमें क्या होता है कि हर कैंडिडेट और पार्टी को ना, इलेक्शन कमीशन को अपने चुनाव का खर्चा बताना होता है कि मैंने इतना इतना खर्चा करा अपने चुनाव में। यदि आपने इलेक्शन कमीशन को टाइम पे वो खर्चा नहीं बताया, उस केस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है हाउस से, मतलब कि अगर आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर हैं तो आपको वहां से निकाला जा सकता है। तो आप समझिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें इतने सारे ग्राउंड्स मेंशन्ड है, रेप, डाउरी, अनटचेबिलिटी, एनिमिटी हो गया, इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स हो गया, थ्रेट हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसीलिए हमारे आर्टिकल 102 और 191 में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स मेंशन्ड है उनके अलावा अगर आप कोई और ग्राउंड मेंशन करना चाहते हो तो संसद भवन उसके लिए कानून पास कर सकता है। ध्यान रहे, इस कानून को पास करने में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा हो गया गवर्नमेंट जॉब।
अच्छा, इसके नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। पूरा पीडीएफ लेक्चर के बाद वहां पे पोस्ट हो जाएगा। इवन ये भी और पुराने वाले पीडीएफ सारे एक साथ कंपाइल करके मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब काम मैंने कर दिया आपके लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगला ग्राउंड है गवर्नमेंट जॉब। कि सपोज करिए मैं एक जो है सरकारी अफसर हूं, मैं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूं, या फिर मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। गलत है। मतलब कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, एसएससी ऑफिसर हो गए, वो ऑफिस में बैठे बैठे चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब कि अगर उनकी सरकारी नौकरी चालू है तो वो उस केस में चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ में अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जहां पे सरकार की 25% या उससे ज्यादा की स्टेक होल्डिंग है, मतलब कि सरकार के पास 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है उस कंपनी में, तो भी मैं वहां पे चुनाव नहीं लड़ सकता। या फिर अगर मेरे को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया कि मैं सरकार के खिलाफ जो है भड़काऊ भाषण दे रहा था, या फिर मैं कोई बेईमानी कर रहा था, भ्रष्टाचार कर रहा था, ऐसे में मेरे को जो है चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, मेरे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसी के साथ यदि मैं मान लीजिए किसी हाउस का मेंबर हूं, एमपी हूं, एमएलए हूं, एमएलसी हूं, और मेरे को लग रहा है कि हाँ अब तो मैं नेता बन चुका हूं, सरकार एक टेंडर निकाल रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही है माइनिंग का, सड़क बनाने का, हाईवे कंस्ट्रक्शन का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, मैंने क्या करा, अपनी कंपनी बना ली और उस कंपनी से वो टेंडर भर दिया। समझिए, मैं अभी एक एमपी हूं लोकसभा का, मानो मेरे को दिख रहा है कि सरकार ने टेंडर निकाला और उस टेंडर को मैंने भर दिया। मतलब एक तरफ मैं हो गया लॉ मेकर, दूसरी तरफ हो गया बेनिफिशियरी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि मतलब एक तरफ तो मैं पॉलिसी कानून बना रहा हूं कि हाँ ये प्रोजेक्ट ऐसे होना चाहिए, और दूसरी तरफ मैं अपनी ही कंपनी को कह रहा हूं कि ये काम करो, ये टेंडर भर देना, मैं पीछे से पास करवा दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। झारखंड में हेमंत सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो उनका वो माइनिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने बेसिकली जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने उसके बाद वहां पे माइनिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम पे अलॉट हुआ था झारखंड सरकार द्वारा। तो वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने रेज करा था कि ये कन्फ्लिक्ट है। वो मैटर अभी पेंडिंग है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप किसी हाउस के मेंबर हैं और आप फिर सरकारी किसी टेंडर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर वो चीज अलाउड नहीं है। इसके अलावा यदि आप किसी केस में दोषी साबित हो गए, कन्विक्ट हो गए 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, आपको पता है कि हमारा इंडियन पीनल कोड सीआरपीसी वगैरह में अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग पनिशमेंट दी हुई है। 2 साल की जेल, 5 साल की जेल, 6 साल की जेल, 10 साल की जेल, 20 साल की जेल, ऐसे। यदि किसी क्राइम में किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ऊपर की जेल हो जाती है तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के एक बड़े नेता डिफेमेशन के केस में सूरत के कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इन्वोक हो गया कि मतलब अगर किसी नेता को, किसी एमपी, एमएलए, एमएलसी को 2 साल या उससे ऊपर की जेल हो जाती है तो उन्हें हाउस के अंदर अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी का जो है केस होता है वो यही था। सूरत के कोर्ट ने 2 साल की उन्हें सजा सुनाई डिफेमेशन के केस में, और उसके बाद क्योंकि 2 साल की सजा सुनाई गई तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर उनको अपना सदन, अपना वायनाड की लोकसभा की जो सीट है वो छोड़नी पड़ी। अब क्या होगा, यहां पे एक क्लॉज और है। यदि किसी नेता को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो जाती है तो उनकी सीट तो इमीडिएटली खत्म हो गई, उन्हें अपना हाउस से सीट जो है छोड़नी पड़ेगी इमीडिएट में। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, ये कि जब वो जेल से छूटेंगे, जब वो जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर आने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। आप ये समझिए कि सपोज करिए अभी 2023 चल रहा है, 2023 में एक नेता को 3 साल की जेल होती है, मतलब कि वो 2026 में जेल से बाहर निकलेंगे। जब वो 2026 में जेल से बाहर निकलेंगे, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक जब वो 2026 में जेल से बाहर निकले, अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब कि 2032 के बाद ही वो अपना नया चुनाव लड़ पाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर 2 साल से कम की जेल है, 1 साल की, 6 महीने की, ऐसे कुछ छोटी मोटी जेल है, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 साल या उससे ज्यादा की जेल है तो पहले तो डिस्क्वालीफाई हो गए, और जैसे ही जेल से छूटते हो उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, जैसा कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कोई भी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है, कोई भी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर राहुल गांधी यहाँ पे केरला से डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर दूसरे एमपी, एमएलए कोई डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो सिर्फ कुछ समय तक के लिए डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे यहाँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब राहुल गांधी कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, नहीं, थोड़ा समय रुक के लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सारे के सारे ग्राउंड से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, इन सब के अलावा जो
और ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पार्लियामेंट ने कानून पास करके मेंशन करे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा सवाल उठता है कि यदि कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या वो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर आप एमपी, एमएलए या एमएलसी की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाओ तो आप उस चीज को या तो अदालत में चैलेंज कर सकते हो या फिर इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डाल सकते हो। कई केसेस में इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को या तो रिड्यूस कर दे या पूरे तरीके से खत्म ही कर दे। और अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप सर्टेन केसेस में जो आपकी सीट खाली हुई है वहां से दोबारा चुनाव लड़ सकते हो। मतलब कि यदि आप जो है डिस्क्वालीफाई हो गए एमपी, एमएलए, एमएलसी की पोजीशन से, और अब आप जब डिस्क्वालीफाई हुए तो आपकी जो सीट थी वो खाली हो गई। अब अगर आप उसी सीट पर दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, प्रोवाइडेड कि जो कानून के अंदर मेंशन छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीजें अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो आप उस सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब आप वहां से चुनाव कभी नहीं लड़ सकते। जैसा कि मैंने बोला, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन होते हैं इनको चैलेंज करने की दो जगहें होती हैं। एक कोर्ट, अदालत हो गई, जैसे कि राहुल गांधी ने सूरत के कोर्ट में अपने डिफेमेशन के कन्विक्शन को चैलेंज करा है, या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया। प्रीलिम्स 2020 में एक सवाल बनाते हैं इसको लेके, देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर फॉर 6 months। कोई व्यक्ति अगर वोट करने के लिए एलिजिबल है तो वो 6 महीने के लिए हमारे यहाँ मंत्री बन सकता है। मेरे को ये स्टेटमेंट सुनने में हल्का सा गलत लगता है कि वोट करने की एलिजिबिलिटी तो 18 साल है, लेकिन अगर आपको मंत्री बनना है तो उसके लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो मेरे को सुनने में ये थोड़ा सा गलत लग रहा है कि वोटिंग की एज तो 18 साल है और मंत्री, एमएलए, एमपी बनने की एज 25 साल है। तो सोचिए थोड़ा, मेरे को सुनने में थोड़ा गलत लगता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। कन्विक्शन, हाँ सर, इससे तो याद आ रहा है जेल वाला कॉन्सेप्ट। आपने बताया था 2 साल से ज्यादा की जेल हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और जेल से छूटने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years, ठीक है, 5 साल की जेल हो गई, मतलब इमीडिएट डिस्क्वालीफाई, और जेल से छूटने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इस परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग। सर अभी आपने बताया कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मेरे को सुनने में स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और सवाल बना 1998 में, थोड़ा सा पुराना हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स मेंशन्स एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन जो है कौन से स्केड्यूल में दिया हुआ है? बेसिकली एंटी डिफेक्शन जो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है, इसलिए मैंने एंटी डिफेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट शेड्यूल, 10th शेड्यूल। ये तो केक वॉक सवाल है, आपसे हो जाना चाहिए सॉल्व। चैट में मेंशन करो प्रीलिम्स 98 के क्वेश्चन का क्या आंसर है, मैं चेक करूंगा कि आपने सही आंसर करा या नहीं। राइट। अच्छा, आपको पता ही है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर 50% तक का ऑफ है और प्लस सब्सक्रिप्शन पे 30% तक का ऑफ है। ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ 30th अप्रैल तक वैलिड है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर अप टू 50% डिस्काउंट। अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दिल्ली में फ्री क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 45 डेज का पूरा खर्चा अन अकेडमी उठाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस की गाइडेंस, मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू की गाइडेंस एकदम फ्री अन अकेडमी की साइड से मिलेगी। ऑल्सो अगर आपका एग्जाम क्लियर होता तो 100% रिफंड मिलेगा, नहीं क्लियर हुआ तो 2 साल तक का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। 1-to-1 गाइडेंस, करंट अफेयर्स, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एसे, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस सारे एजुकेटर्स की आपको एक ही जगह पे मिलेगी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। अपना अगला मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि आजकल न्यूज में काफी ज्यादा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आजकल थोड़ी सख्त हो गई है एनजीओ के लाइसेंस को लेके। क्या है इसके रूल्स, क्या है पूरा कानून, 2020 में इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए थे और रिसेंटली न्यूज में क्यों है, सारी बातें एक साथ देखेंगे एफसीआरए कानून में। ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि सपोज करिए मैं एक एनजीओ चलाना चाहता हूं, कि सपोज करिए मैं सैनिटेशन के लिए या फिर डायरिया रिमूवल के लिए, पोलियो रिमूवल के लिए, या फिर कोई कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपनी एक एनजीओ चलाना चाहता हूं। मेरे को लगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो मैंने बाहर बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफे टाइप बड़े बड़े इन्वेस्टर, बिजनेसमैन से बात करी कि सुनिए मैं ना अपने इंडिया में ऐसा कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। आपकी तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, आपकी जुकरबर्ग फाउंडेशन है, ये सब है, आप मेरे को थोड़ा चंदे में पैसा दे दो। तो जो बाहर से चंदे के फॉर्म में मेरे पास पैसा आता है, मेरी एनजीओ को, मेरी सिविल सोसाइटी को जो बाहर से चंदे के फॉर्म में पैसा आएगा, मैं उसे बोलूंगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसे बोला जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब क्या हो रहा है, सरकार के मन में एक डाउट आया। यह बात है 1976 की, जब हमारे यहां आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई थी। सरकार के मन में एक डाउट आया। सरकार ने सोचा कि ये जो बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे एनजीओ वगैरह को पैसा देते हैं,
ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका कुछ हिडन मोटिव हो। फ्री में पैसा कौन देगा? कोई नहीं देता फ्री में पैसा। तो ये भी तो हो सकता है कि वो भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहते हो, कि उन्होंने एक संस्था को खूब सारा ट्रक भर के पैसा दे दिया और बोला लो पैसा, भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, सिडिशन फैला दो, आतंकवाद फैला दो। मतलब कि सरकार को ये लगने लगा कि ये जो बाहर से इतना ट्रक भर भर के एनजीओ और सिविल सोसाइटी के पास पैसा आता है, अगर इसका मिसयूज हो जाए तो हमारे देश में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ सकती है, और ये जो बाहर के बड़े बड़े बिल गेट्स टाइप बिजनेसमैन है, ये हमारे देश के ऊपर अपना पॉलिटिकल कब्जा कर सकते हैं, हमारे देश के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर के इंटरफेरेंस से हमारी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार ने बोला कि आपको बाहर से पैसा लाना है आप लाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और इसीलिए सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पास करा। यह कानून का जो नया वर्जन है वो 2010 में पास किया गया था, और रिसेंटली 2020 में नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार ने इस कानून को अमेंड करा है। रिसेंटली ये जो पूरा का पूरा कानून न्यूज में है, ये क्या है समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि मैं एक, मान लीजिए, व्यक्ति हूं, मैं अपनी एनजीओ चलाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे को बाहर से बिल गेट्स से बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। भारत सरकार कहती है कि यदि आप बाहर से अपनी एनजीओ के लिए पैसा लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, पंजीकृत करवाना होगा अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाऊंगा सबसे पहले। साथ के साथ ये जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसके साथ मेरे को दिल्ली वाली ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपना खाता खुलवाना होगा। ये 2020 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि अगर आप बाहर से फॉरेन से पैसा लाना चाहते हो, मतलब कि मैं बिल गेट्स से अपनी एनजीओ के लिए पैसा लाना चाहता हूं, तो मेरे को दिल्ली के ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवाना होगा, और बिल गेट्स जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा भेजेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले खाते में भेज सकते हैं और कहीं नहीं भेज सकते। मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरा एक एचडीएफसी बैंक मुंबई, एक एक्सिस बैंक कोलकाता और एक दूसरे किसी बैंक बैंगलोर में मेरा अकाउंट है तो मैं वहां पे भी पैसा ले लूं, नहीं। अगर मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक में आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाली ब्रांच में। दिल्ली में भी बहुत सारी ब्रांच है, वो केंद्र सरकार टाइम टू टाइम मेंशन करती रहती है। अब जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालता हूं, उसमें मेरे को पर्पस लिखना होता है कि ये जो पैसा मैं ले रहा हूं बिल गेट से, वो क्यों ले रहा हूं। सपोज करिए मैंने मेंशन करा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के अपनी एनजीओ के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण कराना चाहता हूं, इम्यूनाइजेशन करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव वो मेंशन कर दिया कि बिल गेट से मैं पैसा ले रहा हूं क्योंकि मेरी एनजीओ जो है बच्चों की इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करती है। मतलब कि मैंने वहां पे अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिया। ये जो पैसा आ रहा है ये अब मैं सिर्फ और सिर्फ इम्यूनाइजेशन के लिए यूज कर सकता हूं, ऐसा ये कानून बोलता है। ये नहीं कि अभी मेरा इम्यूनाइजेशन का मन नहीं करा, टीकाकरण का मन नहीं करा, एक काम करते हैं चलो पपेट और हैंडीक्राफ्ट में सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो इससे जो आर्टिसन और क्राफ्टमैन है उनका भला होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। सरकार सीधा बोलती है कि हमारे को जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो पर्पस मेंशन है ना, उसी पर्पस के लिए ये बिल गेट से रिसीव हुआ पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं कि आज बोल कुछ और रहे हो और कल कर कुछ और रहे हो, ऐसे यहां पे नहीं चलेगा। साथ में हर साल आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी कि कितना पैसा आया, कहां पे यूज हुआ, कितना यूज हुआ। यदि आप किसी और एनजीओ को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो नहीं कर सकते कि मैंने अपने नाम पे पैसा ले लिया, अब मेरे को दिख रहा है कि मेरी आतंकवादी वाली 4-5 एनजीओ चल रही हैं जो ये यूथ को रिक्रूट करती हैं और मैंने पैसा उनको भेज दिया। ये तो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो गई, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 ये बोलता है कि अगर आपने पैसा लिया है तो उसे सिर्फ आप यूज करोगे। हाँ, अगर कोई दूसरी एनजीओ है जो सरकार के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफसीआरए के अंडर, आप उसको थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हो कि मैं हूं, मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है, उसकी एनजीओ भी ऐसे बच्चों की हेल्थ के लिए कुछ कर रही है और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड है, तो मैंने थोड़ा सा पैसा उसे दे दिया, वो अलाउड है। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ फंड थोड़ा बहुत सिर्फ एक केस में अलाउड है, जब मेरे साथ वाली जो एनजीओ जिसको मैं पैसा दे रहा हूं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। वरना मैं ये रिसीव हुआ पैसा, जो बिल गेट से मेरे को पैसा आया, मैं किसी और को नहीं दे सकता। यहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक पूरी लिस्ट मेंशन्ड है कि कौन कौन भारी बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग टाइप लोगों से पैसा नहीं ले सकता। सबसे पहले, भारत में यदि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी, एमएलए, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकसभा, राज्यसभा एक्सेट्रा, कोई भी अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते। मतलब कि हमारे जितने भी विधायक, सांसद हैं, अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो बाहर से अपनी एनजीओ के लिए पैसा नहीं ले सकते। कोई जर्नलिस्ट हो गए, कोई मीडिया हाउस हो गया, कोई न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस हो गया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बाहर से कोई भी पैसा नहीं लेंगी। जजेस हो गए, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी न्यायाधीश हो गए, बाहर से पैसा नहीं लेंगे। सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, बैंक वगैरह के एम्प्लॉइज, ये सब बाहर से पैसा नहीं लेंगे। सिविल सर्वेंट, दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, कोई पैसा नहीं लेंगे। एमएलए, एमपी, एमएलसी, कोई पैसा नहीं लेंगे बाहर से। यदि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो तो भी आप बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते।
कि मतलब आपने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आप पार्टी के ट्रेजरर हो, जनरल सेक्रेटरी हो, कोई पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा आपने होल्ड करा हुआ है, किसी पार्टी के मेंबर हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो कामों में, आप कोई पैसा बाहर से नहीं ले सकते इस केस में भी। या फिर अगर कोई और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर बाहर से पैसा नहीं लेगी। तो आप देखिए कि ये जो पैसा लेने की बात है, इसके ऊपर कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे, आप अपनी एनजीओ चला के बाहर से पैसा नहीं ले सकते। कि आप कहीं बाहर दौरे पे गए, वहां पे आपको कोई बड़े बिजनेसमैन मिले, कहते हैं कि साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे से भी पैसा ले लो। आपके दिमाग में आया कि हाँ मेरी तो एनजीओ चल ही रही है, ले लेता हूं। नहीं, आप क्योंकि पब्लिक सर्वेंट रहोगे, आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हमारे को रजिस्ट्रेशन करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जो आपको सबमिट करनी होती है। ठीक है। आपको वहां पे क्लियरली मेंशन करना होगा कि मेरी जो एनजीओ है वो एक स्पेसिफिक काम करती है। वो काम कौन से डोमेन में होना चाहिए, कि मेरी जो एनजीओ है वो कोई सांस्कृतिक काम कर रही है, कोई सामाजिक काम कर रही है, कोई इकोनॉमिक आर्थिक काम कर रही है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, कोई रिलीजियस प्रोग्राम चला रही है। मतलब कि इनमें से किसी एक कैटेगरी में आपको बताना होगा कि आपकी एनजीओ किस काम से जुड़ी हुई है। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दोगे। जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अपनी एप्लीकेशन दोगे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास आपकी एप्लीकेशन भेज देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि देखिए चेक करो इनका रिकॉर्ड पीछे साफ है या नहीं है, कहीं ये भारत में किसी दंगे वंगे में इन्वॉल्व तो नहीं थे। ये पूरा काम करने के लिए कानून के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 90 डेज मिलते हैं। और 90 डेज के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डिसीजन लेना होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो यहां पे रजिस्ट्रेशन मिलती है, मतलब कि जो आपने अपना पंजीकरण कराया, वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एट अ टाइम 5 साल के लिए होता है। 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता, एक टाइम पे 5 साल के लिए होगा। और जब आपको लगे कि मेरे रजिस्ट्रेशन के 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो आप रिन्यूअल भी कर सकते हो, आप अपने पंजीकरण को रिन्यू करवा सकते हो। ऐसे में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो भी वो व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पास्ट, कि हाँ हमने देखा है कि इनके खिलाफ पहले भी 6-7 एफआईआर हो चुके हैं, ये लोगों को पैसा दे दे के उनको धोखेधड़ी से उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड उनका नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है फर्जी प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह खरीद लिया, काला धन और ये सब। अगर ऐसा कोई केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है, कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। तीसरा हो गया कम्युनल टेंशन, कि कोई कम्युनल राइट्स हुए थे, कम्युनल टेंशन हुई थी, कोई भड़काऊ बयान इन्होंने दिया था, इनका नाम उसमें आया, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड, कि ये कहते कुछ और है, पैसा आ जाता है फिर करते कुछ और है। अगर ऐसा कोई फ्रॉड का केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। या फिर अगर आपने भारत सरकार के खिलाफ कोई देशद्रोह या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सिडिशन फैलाने की कोशिश करी, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाइसेंस नहीं देगी। यदि आप सिडिशन या किसी और दूसरे ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो आपको बाहर से पैसा लेने की कोई अनुमति नहीं है। सवाल उठता है कि हमने देखा कि जो आपको एक बार में लाइसेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 5 साल के लिए, तो क्या 5 साल से पहले सरकार आपके लाइसेंस को किसी कारणों से कैंसिल कर सकती है? जवाब है हाँ। हमने क्या समझा, हमने समझा कि जब आप एप्लीकेशन डालते हो, 90 डेज के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो उसका जवाब देगी कि जवाब हाँ है या ना है। 5 साल के लिए लाइसेंस मिल गया। अब 5 साल के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिला, उसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल फ्री हो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार अगर चाहे तो 5 साल से पहले आपका लाइसेंस रद्द कर सकती है। क्यों? अगर सरकार ने बाद में पकड़ा कि आपने फर्जी एप्लीकेशन दी थी, आप इनमें से किसी चीज में इन्वॉल्व होते हुए पकड़े गए, सिडिशन में, डाइवर्जन ऑफ फंड में, कम्युनल टेंशन में, फोर्सफुल ट्रांजैक्शन में, कन्वर्जन में, बेनामी ट्रांजैक्शन में, ब्लैक मनी में, टेररिज्म में, स्मगलिंग में, किसी भी काम में पकड़े गए, कोई भी प्रोविजन वायलेट करते हुए पकड़े गए, सीधा लाइसेंस कैंसिल होगा। कुछ नहीं जो है यहाँ पे रियायत दी जाएगी, सीधा जो है लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। इसके अलावा आपने जो एक्टिविटी मेंशन करी थी एप्लीकेशन के अंदर, 2 साल तक अगर उससे जुड़ा हुआ आपने कोई भी काम नहीं करा, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि मैंने बोला कि हाँ मैं बहुत एक्टिव हूं, मैं गांव गांव जाके अपनी एनजीओ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे को बिल गेट से पैसा लेने दो। पैसा तो मैंने ले लिया, अभी 2 साल से ऊपर हो गया, मैंने एक बच्चे को एबीसीडी भी नहीं पढ़ाई। सरकार देख रही है यार इसने पैसा तो ले लिया, लेकिन जो काम इसने बोला था वो तो इसने किया नहीं। मतलब कि ये ना तो काम कर रहा और ये डी फंक्शनल हो गया, मतलब कि इसने काम ही बंद कर दिया। तो ऐसे केस में सरकार कहेगी ये तो टाइम पास कर रहा था, इसकी एप्लीकेशन फर्जी है, कैंसिल करो इसका लाइसेंस। या फिर जैसे कि मैंने बताया कि आप फॉरेन फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन करते हुए पकड़े गए। या फिर एक ग्राउंड और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे पावर देता है, क्या? केंद्र सरकार को अगर कभी भी लगता है कि आपकी एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सरकार बिना और कोई रीजन दिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है कि हाँ
इस एनजीओ की जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाती हैं, सिक्योरिटी के खिलाफ जाती हैं। मतलब कि केंद्र की सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अगर कभी भी लगा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम कर रहे हो, 5 साल से पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, फ्रॉड नहीं करना, झूठी एप्लीकेशन नहीं देनी, फंड्स का डायवर्जन नहीं करना, बेनामी ट्रांजेक्शन, सिडिशन, कम्युनल राइट्स, ये सब कुछ नहीं करना, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स नहीं करना। और इसके अलावा अगर आपने कोई और प्रोविजन वायलेट करा तो लाइसेंस गया। सरकार को लगता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो तो भी लाइसेंस गया। प्रीलिम्स में सीधा ग्राउंड्स लिखे रहेंगे कि आपका किस स्थिति में 5 साल से पहले लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यह कानून एक बात बोलता है कि यदि आपका लाइसेंस 5 साल से पहले कैंसिल किया जा रहा है तो आपको आपकी बात सुनने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको बुलाएगी और वहां पे आपको अपनी बात आगे रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपकी बात सुने बिना यह लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि ये जो लाइसेंस कैंसिल हुआ इसके बाद क्या होगा। अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आप उसके बाद 3 साल तक दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था, याद करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से लिंक करो कि यदि किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो जाती है तो जब वो जेल से छूटेंगे तो उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। सिमिलरली यहां पे किसी एनजीओ का अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद वो 3 साल तक दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। 3 साल का ब्रेक होगा, उसके बाद वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पावर है कि वो आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती है। इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर यदि आप कोई गलत काम करते हुए पकड़ेगा या कुछ, तो उनके पास पूरी पावर है आपके जो फंड्स हैं उनको फ्रीज करने की। लेकिन यहां पे आपको एक पावर दी गई है कि यदि आपकी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है या आपकी एनजीओ का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस केस में आप भारत सरकार के डिसीजन को हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करना होगा और हाई कोर्ट के डिसीजन को फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो सरकार का जो डिसीजन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें आप जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हो, हाई कोर्ट जाके आप उसे चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा इस कानून में और भी कुछ कंडीशंस हैं। यदि आप भारतीय नागरिक हो, यदि आप भारतीय हो और अपनी एनजीओ रजिस्टर करवा रहे हो सरकार के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, उस केस में आपकी एनजीओ के जितने भी डायरेक्टर्स और ऑफिस होल्डर्स हैं उनका आधार आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देना होगा कि मतलब ये डायरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फंक्शनरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं इस एनजीओ के, हम सब मिलकर बच्चों की एजुकेशन में गांव गांव जाके काम करने वाले हैं, तो ये हम सबका आधार कार्ड है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। यदि आप फॉरनर हो और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जगह आप अपने या तो पासपोर्ट या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दे सकते हो। तो इन 3 में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। यदि आप नागरिक हो तो आधार कंपलसरी है, फॉरनर हो तो पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड में से एक चलेगा। साथ में रिसेंटली 2020 में जो कानून का संशोधन किया गया था वहां पे सरकार ने बोला कि सपोज करिए बिल गेट से आपको 100 रुपए आ रहे हैं, जितना भी आपको बिल गेट से बाहर से पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसका सिर्फ 20% पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में दिखा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो गए बिजली का बिल, इंटरनेट, लैंड का रेंट, इधर से उधर जाने का खर्चा, फ्लाइट की टिकट की मैं अभी सपोज करिए एक जगह पे बैठा हूं, मेरे को दूसरी जगह फ्लाइट, ट्रेन, बस से जाना है, कैब से जाना है, या फिर लंच वगैरह का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, स्टाफ की सैलरी वगैरह हो गई, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। पहले कुछ एनजीओ क्या करती थी, बाहर से पैसा मंगाया और उसमें ट्रक भर भर के उन्होंने क्या करा, घोटालेबाजी के अंदर ये दिखा दिया कि देखो देखो ये तो मेरा सैलरी में खर्चा हो गया, और वो सैलरी अपने घर वालों के अकाउंट में भिजवा रहे थे। सरकार ने बोला ये सब बंद होना चाहिए, ये सब जो ब्लैक मनी ट्रांसफर करने के तरीके हैं सिक्योरिटी के खिलाफ जा सकता है। ऐसे में आप जो है अगर 100 रुपए रिसीव कर रहे हो बाहर से तो सिर्फ 20 रुपए आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए रखोगे, मतलब कि सिर्फ 20% पैसा जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए रख सकते हो। ये था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगला मुद्दा आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी पे 50% ऑफ के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन पे 50 और 30% ऑफ चल रहा है। यदि आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 45 डेज का क्यूईपी प्रोग्राम जो कि अन अकेडमी पूरा स्पॉन्सर करेगा वो मिलेगा दिल्ली में। दिल्ली में आप रहोगे 45 डेज तक, पूरा खर्चा अन अकेडमी उठाने वाला है। साथ के साथ मेंस क्लियर होने के बाद फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 100% फीस रिफंड। ऑल्सो अगर नहीं क्लियर होता तो 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। 1-to-1 गाइडेंस, मेंटरशिप, जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल के लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सारे एजुकेटर्स की आपको मिलेगी एक ही जगह पे। इसके अलावा 29 अप्रैल को हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि 9:30 से 11:30 और 12:30 से 2:30 के बीच में होगा। एकदम प्रीलिम्स के पैटर्न पे जीएस और सीसैट का टेस्ट होने वाला है। यदि आप दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना और पुणे में हैं तो ये ऑफलाइन सेंटर्स में टेस्ट दे सकते हैं, वरना ऑनलाइन तो आप दे ही सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने 2 चीजें देख ली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगला मुद्दा है अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। छोटा सा मुद्दा है, इसको खत्म करेंगे। जितने भी ये लेक्चर्स हैं सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे। लिखने की खुद से कुछ जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाइए और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। हमने अभी कई बार पढ़ा
आर्टिकल 102, आर्टिकल 191 और इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप होल्ड करते हो तो आप एमएलए, एमपी, एमएलसी नहीं बन सकते। सवाल उठता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ना तो ये कहीं पे डिफाइंड है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ना किसी कानून में मेंशन्ड है। जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 102, आर्टिकल 191 और बाकी आर्टिकल्स में भी ये मेंशन्ड है, लेकिन डिफाइंड नहीं है। मतलब कि इसका नाम तो आता है संविधान के अंदर, लेकिन ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ना किसी कानून में, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में। यूजुअली जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, एसएससी ऑफिसर, ये सब किसी सरकारी पीएसयू वगैरह में काम कर रहे हो जहां पे सरकार की स्टेक होल्डिंग है, ये सब जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना आता है। मतलब कि यदि आपकी सरकार के अंडर नौकरी है, सरकार की किसी कंपनी में नौकरी है जहां पे सरकार की सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डिंग है, ऐसी किसी जगह पे आपकी नौकरी है, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। राइट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काउंट किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि आप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, एमपी, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर हैं, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काउंट नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे ऑफिस जो हैं ये सरकारी नौकरियां नहीं माने जाते। मतलब कि आईएएस, आईपीएस, एसएससी, आरआरबी वगैरह जो है ये सरकारी नौकरियां हैं। यदि हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, जगदीप धनखड़ की, नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, अगर हम इन सब डिग्निटरीज की बात करते हैं तो ये सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सब सरकारी नौकरी की डेफिनेशन में नहीं आता। इस वजह से ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काउंट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये बोला था कि यदि आपको कभी टेस्ट करना हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो हमारे को पता नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में तो हमारे को कुछ पता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को टेस्ट करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर नौकरी जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, तो उसमें आप ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हो। एक, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहा है, कौन कर रहा है? सैलरी कौन दे रहा है? किसके पास उन व्यक्ति को हटाने की पावर है? और उस पोस्ट की पावर्स क्या है? इसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि ये वाली जो पोस्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये वाली नहीं है। पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि आप कभी कंफ्यूज हो रहा हो और आपको डिसाइड करना हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, तो आप इन 4 बातों का ध्यान रख सकते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे सीधा सवाल निकल सकता है। इसी के रिलेटेड 2019 में एक मॉक क्वेश्चन पीवाईक्यू निकला था। क्या? The Parliament Prevention of Disqualification Act 1951 exempts several posts from office from disqualification on the ground of office of profit। हो सकता है, मैं तो अभी नया एस्पिरेंट हूं सर, मेरे को तो इस बारे में नहीं पता। ये जो कानून है 5 बार अमेंड हो चुका, ये तो काफी वेग स्टेटमेंट है, ऐसे कौन याद रखता है कि ये कानून कितनी बार अमेंड हुआ है? सर मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि ये जो टर्म है इसकी अच्छे से परिभाषा हमारे संविधान के अंदर दी गई है। सर ये समझ आ रहा है, ये तो गलत है स्टेटमेंट, मेंशन्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है, एंड हेंस थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत। 2019 के पीवाईक्यू का क्या आंसर होगा चैट बॉक्स में बताएंगे। साथ के साथ आपको पता ही है इसका पूरा का पूरा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, आपको खुद से नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। राइट। अनअकैडमी पे 50% और 30% ऑफ चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। हमारा 29 अप्रैल को यानी कि कल के दिन अपना प्रीलिम्स टेस्ट होने वाला है, एकदम प्रीलिम्स के पैटर्न पे। 27 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं और ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।